गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम केमिस्ट्री को एनसीईआरटी बुक से लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज में हमारा फर्स्ट टॉपिक है एल्कली मेटल्स। हम यहाँ पर एल्कली मेटल्स के एटॉमिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक प्रॉपर्टीज और उसमें फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, all the alkali metals have one valence electron ns1 outside the noble gas core। फर्स्ट लाइन बहुत सिंपल है, कहा गया है सभी एल्कली मेटल्स जितने हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो सब एल्कली मेटल्स हैं, हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके वैलेंस शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ns1 आउटसाइड द नोबल गैस कोर। यहाँ पर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है ns1, ठीक है, आउटसाइड द नोबल गैस कोर। अब यहाँ नोबल गैस कोर का मीनिंग क्या होता है? हम जानते हैं हमारे पास जो इनर्ट गैसेस होती हैं वही नोबल गैसेस कही जाती हैं। नोबल गैसेस कंप्लीट होने के बाद आउटसाइड केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है नोबल गैसेस से। तो इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स यहाँ पर अगर हम चेक करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं। अब देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1। सिमिलरली सोडियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, ठीक है। अब देखिए रुबिडियम, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है 37। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 एंड 5s1, ठीक है। उसके बाद सीजियम, सीजियम का एटॉमिक नंबर है 55। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 एंड 6s1, ठीक है। सिमिलरली फ्रांसियम के लिए क्या हो जाएगा? फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर है 87। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप खुद से देखिए। हमारे पास यहाँ सीजियम में 6s1 है और रुबिडियम में 5s1 है। एक सीरीज चल रही है, रेगुलर एक सीरीज चल रही है यहाँ पर। तो फ्रांसियम में कितना हो जाएगा? लास्टली हो जाएगा इसमें 7s1। ये सब कंप्लीट करने के बाद लास्ट में क्या रह जाएगा? 7s1। अब यहाँ इस लाइन को चेक करते हैं जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ऑल द एल्कली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब यहाँ पर है लास्ट शेल से। तो देखिए यहाँ पर लास्ट शेल कौन सी है? सेकंड शेल। और सेकंड शेल के ऐसे सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर शेल चेंज होगी ना कि सब शेल। शेल इसलिए यहाँ पर n लिख दिया है कि यहाँ पर ये कॉमन नहीं है हमारे पास कि भाई कांस्टेंट मूव नहीं करेगी ये शेल, ये वरी होगी, चेंज होगी। और यहाँ s आपके पास कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। तो यहाँ s सेम है 1 भी, और यहाँ सेकंड सेल है, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सोडियम में देखिए थर्ड लास्ट सेल है हमारे पास और थर्ड के s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच करते जाइए, ठीक है। उसके बाद है 4s1, फिर है 5s1, फिर है 6s1 और लास्टली 7s1। ये 75 नहीं है प्लीज, ये 7s1 है, 7s1, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया है आउटसाइड द नोबल गैस कोर। आउटसाइड द नोबल गैस कोर मतलब ns1 जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किससे बाहर है? आउटसाइड द नोबल गैस कोर। नोबल गैसेस जो हमारे पास है उनसे बाहर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको चेक कैसे करेंगे? देखिए हम जानते हैं नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं। नोबल गैसेस है हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? नोबल गैसेस। और इन नोबल गैसेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, जिससे हम इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए
हमारे पास है, अगर हम लिथियम के लिए बात करें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप खुद से चेक कीजिए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s2, क्योंकि इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 1s2 हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो गया 2। ठीक है, तो 1s2 यहां पर हो गया। अगर हम 1s2, यहां पर भी 1s2 है, इस 1s2 की जगह हीलियम रख दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमने लिख दिया हीलियम स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाहर हमने क्या लिख दिया 2s1, 2s1। तो आप खुद से देखिए, खुद से समझिए, आउटसाइड द नोबल गैस कोर, नोबल गैस हमारे पास ये है हीलियम, नोबल गैस है, इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वही क्या है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। यहां पर लिखा हुआ है वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है 2s1, 2s1 यहां पर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में देखिए, सोडियम में 1s2 2s2 एंड 2p6, 6 + 2 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और हम जानते हैं नियोन में कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s2 2s2 2p6। तो अगर हम यहाँ नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 हो गया, तो अगर हम 1s2 2s2 2p6 की जगह नियोन रख दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हमने रख दिया नियोन और इसके बाहर लगा दिया 3s1। तो यहाँ पर भी देखिए नोबल गैस है हमारे पास, नोबल गैस है, नोबल गैस के आउटसाइड में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, आउटसाइड द नोबल गैस कोर, नोबल गैस कोर के बाहर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, जो कि किस में रहेगा ns1 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है। सिमिलरली हम सबके लिए कर सकते हैं। आप देखिए पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगा, पोटेशियम के लिए हो जाएगा आर्गन, आर्गन, ठीक है, आर्गन हम यहाँ लिख देंगे और इसके बाहर 4s1 है तो 4s1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ है रुबिडियम, रुबिडियम के लिए क्या हो जाएगा, रुबिडियम के लिए हो जाएगा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन यहाँ लिख जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है कि आप शॉर्ट वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। क्रिप्टॉन हो गया और उसके बाहर क्या है 5s1, 5s1। उसके बाद है सीजियम, सीजियम में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्रिप्टॉन के बाद क्या है ज़ेनॉन, ज़ेनॉन हम यहाँ लिख देंगे और इसके बाहर आ जाएगा 6s1। ठीक है, उसके बाद है फ्रांसियम, फ्रांसियम में क्या हो जाएगा, फ्रांसियम में है रेडॉन और यहाँ बाहर आ जाएगा 7s1। ठीक है, तो हमने सबके लिए ये लिख लिया है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर सबके लिए लिख लिया है। उसके बाद देखिए सेकंड लाइन को, सेकंड लाइन है द लूजली हेल्ड s इलेक्ट्रॉन इन द outermost valence cell of these elements make them the most electropositive metals। बहुत सिंपल लाइन है। देखिए हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक किया था, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं उसे। हम अगर लिथियम के लिए को चेक करें, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 1s2 2s1, 1s2 2s1। हम यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लेंगे जिससे हम इस लाइन को आसानी से समझ सकें। उसके बाद है सोडियम, सोडियम में है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है द लूजली हेल्ड s इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट वैलेंस सेल। अब देखिए आउटरमोस्ट वैलेंस सेल तो ये है, ये यहाँ पर सेकंड सेल है, यहाँ पर थर्ड सेल है। ठीक है, और यहाँ कहा गया है क्लियरली लूजली हेल्ड s इलेक्ट्रॉन, तो ये जो s सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये लूजली हेल्ड है, लूजली हेल्ड है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, ये स्ट्रॉन्गली सोडियम के साथ अटैच नहीं है, लूजली हेल्ड है। अब यहाँ पर लूजली हेल्ड का रीजन क्या है, आप खुद से समझिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है, आप यहाँ पर देखिए अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम में ये हो गया प्रोटॉन न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल एंड ये थर्ड सेल। आप देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये 3s1 है, ये इस सेल में प्रेजेंट है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड सेल है। तो थर्ड सेल में हमारे पास क्या प्रेजेंट है 3s1, मतलब s1 इलेक्ट्रॉन, s सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आप देख सकते हैं न्यूक्लियस से इस सेल की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम यहाँ न्यूक्लियस से चेक करें तो फर्स्ट सेल सबसे पास है, सेकंड सेल थोड़ा और दूर हो गई और थर्ड सेल सबसे दूर हो गई। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, किसके बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ शील्डिंग इफेक्ट भी काम करेगा। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो इनर कोर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर सेकंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स
लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेंगे। ये आपके पास शील्डिंग इफेक्ट होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ से भी क्या होगा कि इसकी डिस्टेंस इंक्रीज होगी और ये लूजली हेल्ड रहेगा, बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल सकता है। ठीक है, लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन, जो एस इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही कमजोर तौर पर जुड़ा होता है लास्ट सेल में इन द आउटरमोस्ट वैलेंस सेल। ये हो गया ऑफ दीज एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है? एल्कली मेटल्स की। ठीक है, मेक देम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अब इसका बहुत ही कमजोर तौर पर जुड़ना एल्कली मेटल्स को क्या बनाता है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अब इसको चेक करते हैं कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स किस तरह से इनको बनाता है। देखिए, अगर हम यहाँ बात करें सोडियम की, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1 2,8,1। जैसे ही सोडियम किसी से भी रिएक्ट करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन है लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका जो एस इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में, आउटरमोस्ट वैलेंस सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये लूजली हेल्ड है, तो ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। तो यहाँ हम लिख देंगे सोडियम 1 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 2,8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सोडियम को स्टेबल होने के लिए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब 7 इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तब ये 2,8 रह जाएगा, जिससे इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि क्या बन गया, एक कैटायन बन गया है। यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर दोज मेटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिमूव इजीली, जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लास्ट लाइन सेकंड लाइन को भी समझ लिया है, जिसमें ये कहा गया है कि एल्कली मेटल्स को मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स क्यों कहा जाता है। इस टॉपिक में नेक्स्ट लाइन है दे रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवेलेंट M1 पॉजिटिव आयंस। बहुत सिंपल है, इसे हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, दोबारा से चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दे रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं टू गिव मोनोवेलेंट M1 पॉजिटिव आयंस। और उसके बाद किस तरह के आयंस देते हैं? मोनोवेलेंट आयंस। तो इसके लिए एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 अब यहाँ चेक कीजिए, हमने अभी लास्ट लाइन में पढ़ा था कि जो इसके लास्ट सेल वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये लूजली हेल्ड होते हैं, ये बहुत ही कमजोर तौर पर जुड़े होते हैं और ये आसानी से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दे रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से बाहर निकल जाएंगे, इनका लॉस हो जाएगा टू गिव मोनोवेलेंट M1 पॉजिटिव आयन। तो जैसे इसका लॉस होगा, तो देखिए लिथियम ने जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो न्यूट्रल फॉर्म में तो 2,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ लिथियम क्या बन गया? 1 पॉजिटिव। यहाँ तो ये जनरल फॉर्म में दिया है, मतलब सभी एल्कली मेटल्स के लिए यहाँ पर M1 पॉजिटिव गिवन है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात करें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन सब के लिए, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या हुआ है? लॉस हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है दे रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवेलेंट M1 पॉजिटिव आयन। तो देखिए मोनोवेलेंट आयन है, मोनोवेलेंट आयन मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, मोनोवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि वैलेंस सेल से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाते ही मोनो का मतलब 1, ध्यान से समझ लीजिए, मोनो का मतलब 1, वेलेंट का मतलब यहाँ पर है वैलेंस से, वैलेंस, और वैलेंस हम पढ़ चुके हैं, लास्ट सेल के बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया? मोनोवेलेंट आयन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पोटेशियम के बारे में बात करें तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 19 और 2,8,1 ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी चेक किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिख रहे थे। अब यहाँ हो गया है K पॉजिटिव, पोटेशियम 1 पॉजिटिव। यहाँ पर भी क्या है? एक मोनोवेलेंट
आयन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है हेंस दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। बहुत सिंपल लाइन है। देखिए अभी हमने चेक किया था कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी का पता कैसे लगा? जब इलेक्ट्रॉन, हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था, जब इनका जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है ये लूजली हेल्ड होता है, लूजली हेल्ड होता है, तो जैसे ये एयर या किसी भी और एलिमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये रेडियली रिएक्शन करते हैं, बहुत ही जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई, रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई क्योंकि इन्होंने आसानी से बहुत ही जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। अब अगर हम इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को नेचर में या ओपन एयर में रखेंगे तो क्या वो फ्री रहेंगे? वो ओपन एयर में एयर से रिएक्शन कर लेंगे और ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे, हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेंगे, कार्बोनेट्स फॉर्म कर सकते हैं, सल्फेट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारे पास प्रायोरिटीज हैं कि वो कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं, इसलिए हम उन्हें नेचर में फ्री नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, और इसलिए कहा गया है हेंस दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर ड्यू टू alkali metals are very reactive, due to alkali metals are very reactive। क्यों रिएक्टिव है ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है और ये रेडियली उस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, आसानी से उसे बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ? किसी भी सेकंड एलिमेंट के साथ रिएक्शन होना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पैराग्राफ को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लिया है। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक ढंग से समझ में आया होगा। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सेकंड पॉइंट है हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इसमें फर्स्ट लाइन है द एल्कली मेटल एटम्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बहुत सिंपल है, यहाँ कहा गया है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम चेक करें तो पर्टिकुलर पीरियड में एल्कली मेटल्स का जो साइज है वो सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट साइज। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें सेकंड पीरियड की, तो सेकंड पीरियड में हमारे पास है सेकंड पीरियड में हमारे पास है लिथियम, उसके बाद है बेरिलियम, फिर है बोरॉन, फिर कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप से है, सेकंड ग्रुप, फिर 13, 14, 15, 16 एंड 17। इस तरह से हमने सेकंड पीरियड को यहाँ पर लिख लिया है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को यहाँ लिखा है लिथियम। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में मूव कर रहे हैं। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो यहाँ सबसे लेफ्ट में कौन है? एल्कली मेटल्स। सबसे लेफ्ट में कौन है? एल्कली मेटल्स। तो यहाँ चेक कीजिए, एल्कली मेटल एटम्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो लार्जेस्ट साइज किसका हुआ? लिथियम का। लिथियम का साइज सबसे बड़ा हुआ क्योंकि ये लेफ्ट में है, और जैसे ही हम राइट में मूव करते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द एटम बिकम्स लार्जर। अब देखिए यहां कहा गया है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा द एटम बिकम्स लार्जर। एटम क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। अब आप खुद से ध्यान दीजिए, ये तो हमने फर्स्ट लाइन में चेक किया था पीरियड के लिए, तो पीरियड में क्या है? ये 3 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका 4 है, इसका 5, इसका हमारे पास 5 है, 6 है, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर क्या एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द एटम बिकम्स लार्जर। अब इस सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम पीरियड के केस में बात करें तो फ्लोरीन का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसके साथ साथ ही एटॉमिक बिकम्स लार्जर, एटम क्या होगा? लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो सेकंड लाइन है ये ग्रुप के लिए कही गई है। ग्रुप का मतलब अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है।
ठीक है, ये बात कही गई है डाउन द ग्रुप के लिए। आप देखिए डाउन द ग्रुप भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रेगुलर इंक्रीज ना होके शार्पली इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कितना हो गया 11, यहाँ 19 हो गया, यहाँ 37 हो गया, यहाँ पर 55 हो गया, यहाँ पर 87 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर शार्पली इंक्रीज हो रहा है। और जहां एटॉमिक नंबर सीरीज में इंक्रीज होता है, मतलब एक रेगुलर वे में इंक्रीज होता है 3 4 5 6 इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगा। उसका रीजन हम बाद में चेक करेंगे। और यहाँ जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो यहाँ एटॉमिक साइज क्या होगा, यहाँ एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ शार्प इंक्रीमेंट है इसमें एटॉमिक नंबर में। अब यहाँ इसका रीजन समझ लीजिए भाई कि पीरियड में तो डिक्रीज क्यों होता है और डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो ये इंक्रीज क्यों होता है, जबकि हम देख सकते हैं दोनों में ही एटॉमिक नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास है लिथियम। लिथियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो ये है, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और सेकंड सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बेरिलियम के लिए चेक करते हैं। बेरिलियम में ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। अब देखिए यहाँ फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 एंड 2s2, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ हमें चेक करना है एटॉमिक साइज में कंपैरिजन। अब फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भाई बेरिलियम का साइज लिथियम के साइज से थोड़ा कम होगा। उसका रीजन देखिए, यहाँ पर लास्ट सेल को देखिए, लास्ट सेल में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यहाँ लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप खुद से देखिए लास्ट सेल दोनों के पास कौन सी है, सेकेंड। लास्ट सेल दोनों के पास कॉमन है, आप खुद से देखिए। तो यहाँ डिस्टेंस इंक्रीज होने का तो कोई सवाल ही नहीं कि भाई न्यूक्लियस से लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, लेकिन सेम डिस्टेंस होने की वजह से और यहाँ बेरिलियम में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास लास्ट में, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, इसका साइज कम हो जाएगा। मैं दोबारा से कहता हूँ कि यहाँ पर रीजन केवल एक है कि यहाँ दोनों जगह सेल सेम है, यहाँ पर भी 2 सेल है और यहाँ पर भी 2 सेल है। पीरियड में अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं एटॉमिक साइज का, तो ये ध्यान रखिए कि पीरियड में रेगुलरली एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब क्या है कि वहां पर सेल चेंज नहीं हो रही है। सेल चेंज होते तो डेफिनेटली साइज इंक्रीज होता, लेकिन यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप के लिए, डाउन द ग्रुप में क्या होगा, अगर मैं लिथियम को दोबारा से लेता हूं, ये हमारे पास हो गया लिथियम का, यहाँ मैंने लिख लिया है। सोडियम के लिए लिख लेते हैं, सोडियम ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 एंड 8, और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो कॉमन हो गया, बिल्कुल कॉमन सेंस से समझेंगे। यहाँ 2 सेल हैं और यहाँ पर 1 2 3 सेल हैं। अब चाहे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो या ना हो, 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो या 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो, तब भी सोडियम का साइज ही इंक्रीज होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि यहाँ पर 2 सेल है और यहाँ पर 3 सेल है, और जो थर्ड सेल आएगी वो सेकंड सेल पर ओवरलैपिंग तो नहीं करेगी, कुछ ना कुछ दूरी तो बना के रखेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पर्टिकुलर वे में मूव करते हैं, एक इनका डेफिनेट वे, एक पाथ होता है, उस पर ही मूव करते हैं। तो सेकंड सेल और थर्ड सेल के बीच में कुछ ना कुछ दूरी रहेगी और यही दूरी इसके एटॉमिक साइज को इंक्रीज कर देगी। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में कहना चाहता हूं कि ये इन्होंने जो पर्टिकुलर पीरियड की बात की है वो किसके अकॉर्डिंग की है, वो की है कि यहाँ कॉमन सेल है हमारे पास। पीरियड में अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ सेम सेल प्रेजेंट रहेंगी, केवल इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज होंगे,
केवल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे जिससे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा न्यूक्लियस का और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो साइज डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होते ही हैं, इलेक्ट्रॉन भी वन बाय वन इंक्रीज नहीं होंगे, शार्पली इंक्रीज होंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ शेल भी इंक्रीज हुई है और शेल के इंक्रीज होने से ही एटॉमिक साइज में डिफरेंस आ जाएगा कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट टू लाइंस को यहाँ पर समझ लिया है। अब इस टॉपिक की नेक्स्ट लाइन चेक करते हैं। द मोनोवेलेंट आयंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। अब देखिए हम चेक कर चुके हैं कि मोनोवेलेंट आयंस कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इस लाइन को समझते हैं। हमारे पास है सोडियम Na, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p 6 3s1। ठीक है, अब जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, Na1 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया पेरेंट एटम या न्यूट्रल एटम। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास मोनोवेलेंट आयन जिसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लूज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है मोनोवेलेंट आयन आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। तो यहाँ कहा है कि मोनोवेलेंट आयन जो होते हैं उनका साइज पेरेंट एटम से छोटा होता है, मतलब ये ऑर्डर रहेगा। अगर हम एक पेरेंट एटम की बात करें और उसी एटम के आयन की बात करें, मोनोवेलेंट आयन की, जो कि हम सोडियम का एग्जांपल ले चुके हैं, तो यहाँ अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पेरेंट एटम का साइज ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसको समझते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है सोडियम के लिए, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास सोडियम पेरेंट एटम। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ चेक किया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने से आप देखिए थर्ड सेल में केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने से थर्ड सेल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होगी। ठीक है, यहाँ से कंप्लीटली इनविजिबल हो जाएगी। तो ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। थर्ड सेल हम बना नहीं सकते क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, Na1 पॉजिटिव की। और ये क्या हो गया, मोनोवेलेंट आयन। अब आप खुद से देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था डाउन द ग्रुप के लिए। डाउन द ग्रुप के लिए जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम यही चेक कर रहे थे कि जहां सेल इंक्रीज होती है, अगर सेल इंक्रीज होती है, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होनी चाहिए, साथ ही साथ अगर सेल भी इंक्रीज होती है तो साइज इंक्रीज हो जाता है। सेल के इंक्रीज होने से साइज भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ टोटल इस आयन में केवल 1 और 2 सेल प्रेजेंट हैं और यहाँ पर 1 2 3 सेल्स प्रेजेंट हैं। तो साइज किसका बड़ा हो गया, पेरेंट एटम का। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन को हमने यहाँ पर समझ लिया है। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीज ऑन मूविंग द ग्रुप, दैट इज दे इंक्रीज इन साइज व्हाइल गोइंग लिथियम टू सीजियम। देखिए बहुत सिंपल है, इस लाइन को हम सेकंड लाइन में ही डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से ही लाइन आ गई है, दोबारा से समझ लेते हैं। यहाँ बात हो रही है लिथियम से सीजियम तक की, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, फ्रांसियम एक रेडियोएक्टिव एटम है तो उसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। लिथियम टू सीजियम तक के साइज की बात हुई है, तो यहाँ इन्होंने कहा है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीज। एल्कली मेटल्स का जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो इंक्रीज होगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे, जैसे ही हम डाउनवर्ड मूव करेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज और रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका रीजन हम चेक कर चुके हैं, दोबारा से यहां से भी समझ सकते हैं कि अगर हम लिथियम को यहाँ एग्जांपल लें और सोडियम को एग्जांपल लें तो हम जानते हैं लिथियम में केवल 2 सेल्स प्रेजेंट हैं और सोडियम में 3 सेल प्रेजेंट हैं। प्रिंसिपल सेल की बात कर रहा हूँ, सब सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिंसिपल सेल। लिथियम में 2 सेल्स प्रेजेंट हैं, 2 प्रिंसिपल सेल्स, और सोडियम में 3 सेल्स प्रेजेंट है, जिससे क्या होगा, सोडियम का साइज इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज प्रिंसिपल सेल,
मेन सेल जो इंक्रीज हो गई है वहां पर एक ज्यादा हो गई है, इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हुए हैं और वहां पर भी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में इसका साइज इंक्रीज क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पर सेल का इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, उसी के बिहाफ पर ये लाइन है, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, दैट इज दे इंक्रीज इन साइज, जिससे इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा कहां से कहां तक, जब हम मूव करेंगे लिथियम टू सीजियम तक। ठीक है, तो इस तरह से हमने एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के पैराग्राफ को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये टोटल पैराग्राफ समझ में आया होगा। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में थर्ड पॉइंट है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम यहाँ पर एटॉमिक साइज के बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी को चेक करेंगे। देखिए, द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एल्कली मेटल्स आर कंसीडरेबली लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम। बहुत सिंपल है, यहाँ कहा गया है जो एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं, एल्कली मेटल्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हैं वो बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही कम होती है। जनरल वे में अगर हम बात करें तो बहुत ही कम होती हैं। अब उनके कम होने का रीजन क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद डिक्रीज डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम, उसके बाद भी जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे लिथियम टू सीजियम तब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएंगी? डिक्रीज होती जाएंगी। इन दोनों रीजंस को हमें चेक करना है। तो देखिए, हम यहाँ पर फर्स्ट रीजन को चेक करते हैं कि भाई जनरल वे में भी लिथियम टू सीजियम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम क्यों होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो एल्कली मेटल्स हैं ये लूजली, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड होता है, लूजली हेल्ड। हम जानते हैं कि अगर हम बात करें लिथियम की, सोडियम की, पोटाशियम की, किसी की भी बात करें तो यहाँ पर 2s1, यहाँ पर 3s1, यहाँ पर 4s1, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये लूजली हेल्ड होता है, बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल सकता है। ठीक है, आसानी से लॉस हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी पेरेंट एटम को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर हम ये चेक करें तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, यहाँ पर भी सोडियम में से भी एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। ये बात हम कहां प्रूफ कर चुके हैं? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी ये बात हम चेक कर चुके हैं कि यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है, बहुत ही आसानी से ये लॉस हो जाता है। ठीक है, और ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी जनरली क्या होगी? लो रहेगी। तो यहाँ हमने फर्स्ट पॉइंट को तो चेक कर लिया है, कंसीडरेबली लो क्यों होगी? क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एल्कली मेटल एटम्स में जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से लूज हो जाता है। दे रेडियली लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ये लाइन हमने चेक की है। ठीक है, ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हम लिथियम से लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम ऐसे अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। उसका रीजन है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। ये बहुत सिंपल है, एटॉमिक साइज। ठीक है, वैसे भी इसका रीजन नेक्स्ट लाइन में गिवन है, दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज outweigh the increasing nuclear charge and the outermost electron is very well screened। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए यहाँ पर 3 वर्ड है हमारे लिए जो समझने लायक हैं। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट तो ये है, उसके बाद है स्क्रीन्ड। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट में है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज, कि यहाँ पर इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज भी है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज भी है और इफेक्ट ऑफ स्क्रीन्ड भी है। यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन तीनों को हमें यहाँ पर समझना है। वन बाय वन इन्हें समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज आउटवे द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ क्लियरली मेंशन है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज क्या हुआ है? इंक्रीज। और एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होगा तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज वहां इंक्रीज हो रहा है उसके इफेक्ट को कम कर देगा। जो यहाँ एटॉमिक साइज शार्पली इंक्रीज होगा, शार्पली इंक्रीमेंट होने से न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो कम रह जाएगा। ठीक है, कम रह जाएगा। अब यहाँ पर जो सेकंड इफेक्ट रहेगा साइज के इंक्रीज होने से, एक तो इफेक्ट हुआ कौन सा? न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इंक्रीज हुआ, और दूसरा इफेक्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। मैंने आपको बताया था जैसे हमारे पास ये हो गया न्यूक्लियस, ये हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं,
तो यहाँ अगर हम सोडियम के लिए बात करें तो सोडियम में फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो सेकंड सेल और थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ये एक दूसरे को रिपेल करने लगे, यही क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीन्ड या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक दूसरे को रिपेल। और जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। और वाइस वर्सा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइज इंक्रीज होगा, या फिर जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जो प्रोटॉनिक चार्ज है हमारे पास, प्रोटॉन जो हमारे पास है, ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यही क्या है, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा होने से अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कॉमन सेंस है, हमारे पास एक आयरन पीस है और एक मैग्नेट है, ठीक है। अगर हम उनको एक दूसरे के पास लाएंगे, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कम करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, एक दूसरे से दूर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कि जैसे जैसे हम साइज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो होगा, लेकिन उसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब केवल इतना होता है कि यहाँ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे, न्यूक्लियस में जो चार्ज है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस में जो चार्ज है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। जिससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो इसका इफेक्ट है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज के इंक्रीज होने से डिक्रीज हो जाएगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं पर स्क्रीनिंग इफेक्ट अपना इफेक्ट शो करेगा और वहां इंक्रीज होगा, और साइज को इंक्रीज करने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब थोड़ा आप समझिए इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। मैं बात करता हूं, सबसे पहले लिथियम को यहां ले लेता हूं, लिथियम या सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम है हमारे पास, जिसमें ये हो गया प्रोटॉन, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। अब लास्ट सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इसका, और ये स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं लेता हूं पोटेशियम के लिए, ये देखिए फर्स्ट न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। ये हो गया किसके लिए, पोटेशियम के लिए। और ये है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ये पोटेशियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ठीक है। अब आप खुद से समझिए, साइज इंक्रीज हुआ है डाउन द ग्रुप, पोटेशियम का साइज ज्यादा है सोडियम से, और साइज ज्यादा होने से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इससे भी साइज इंक्रीज होगा, तो साइज इंक्रीज होने से यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है इस प्रोटॉन और इस लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, ध्यान से समझिए, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो प्रोटॉन्स है इनके और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट के आने से न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट डिक्रीज कर जाएगा, जिससे ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये स्ट्रांगली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा ड्यू टू डिस्टेंस इंक्रीज। सेल इंक्रीज होने से डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, तो क्या होगा, जब ये वीकली अटैच यहां पर रहेगा तो इसे रिमूव करने के लिए जो हम एंथैल्पी देंगे, जो एंथैल्पी देंगे इसे आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब K को K पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम एंथैल्पी यहाँ पर देंगे वो बहुत ही कम हमें यहाँ पर रिक्वायर रहेगी, क्योंकि ये वीकली अटैच है, लूजली हेल्ड है ना, लूजली हेल्ड है, इसलिए इसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, तो इसलिए एंथैल्पी कम हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में पोटेशियम की अपेक्षा ज्यादा एंथैल्पी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केवल थर्ड सेल है और थर्ड सेल और फोर्थ सेल में डिस्टेंस का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, जिससे पोटेशियम के कंपैरिजन में सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि पोटेशियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं डिक्रीज डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लिथियम से सीजियम तक डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फोर्थ एटॉमिक प्रॉपर्टी है हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखिए द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल्स आयंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन आयनिक साइज। बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आयंस का साइज इंक्रीज होता है, हम जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो यहाँ आयनिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। आयनिक साइज के इंक्रीज होने से हाइड्रेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, हाइड्रेशन एंथैल्पी के डिक्रीज होने का रीजन क्या दे रखा है यहाँ पर, साइज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, आयंस की फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं, आयनिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर समझिए हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन होते हैं, जैसे लिथियम के सॉल्ट हैं, सोडियम के सॉल्ट हैं, पोटेशियम सॉल्ट है, रुबिडियम और सीजियम, इन सब के जो सॉल्ट्स हैं वो अपने साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल को अटैच करते हैं, मतलब खुद को कितना हाइड्रेट कर पाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब खुद को हाइड्रेट करने के लिए जो एंथैल्पी यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी है, जो ऑर्डर गिवन है लिथियम की। लिथियम 1 पॉजिटिव आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका साइज, आयनिक साइज क्या है, सबसे कम है। देखिए आयनिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइड्रेशन एंथैल्पी के। अब देखिए लिथियम 1 पॉजिटिव हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ सिंपल मीनिंग है कि लिथियम 1 पॉजिटिव आयन की हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है तो वो हाइड्रेट सबसे जल्दी होगा और सबसे ज्यादा होगा। एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड, और इसी कारण से कि भाई उसकी जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है, लिथियम 1 पॉजिटिव आयन की डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए उसके जो मोस्टली सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं। जितने भी सॉल्ट्स हैं वो हाइड्रेटेड रहेंगे। उसके लिए एग्जांपल है लिथियम क्लोराइड डॉट 2H2O। यहाँ पर देखिए 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, 2 मोल वाटर यहाँ पर लिथियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो लिथियम आयन को यहाँ पर हाइड्रेटेड किया गया है, लिथियम सॉल्ट यहाँ पर क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एल्कली मेटल्स की 4 एटॉमिक प्रॉपर्टीज को चेक कर लिया है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, उसके बाद आयनेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको एनसीईआरटी के ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीटली समझ में आए होंगे। अगर उनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।